Hello everyone, welcome to PhD Jobs and Admissions. This is अंकिता सूद एंड स्टूडेंट्स. आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी जो कि कानपुर में सिचुएटेड है, उसके PhD एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिसर्च एथिक्स. सो इस वीडियो में रिसर्च एथिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एंड इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देती हूँ कि रिसर्च एथिक्स के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन क्वेश्चंस के बाद मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज क्वेश्चन देने वाली हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओगे. इस यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम की डेट फाइनल हो चुकी है, दैट इज 2 मई 2022. अभी बहुत ही कम टाइम बाकी है एंड अगर आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं रिसर्च मैथडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, जिसमें हम आपको देते हैं फुल सिलेबस नोट्स. ये नोट्स बिल्कुल अपडेटेड नोट्स हैं एंड इसमें मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को हाईलाइट किया गया है एंड हर एक चीज़ को एग्जाम्पल्स के साथ जो है रिलेट करके समझाया गया है. इसके साथ ही हम आपको देते हैं 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, यानी कि रिसर्च मैथडोलॉजी के हर एक टॉपिक पे आप लोगों को सेपरेट मॉक टेस्ट मिलेगा. मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज जिसमें कि 1000 प्लस MCQs हम PDF फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराते हैं ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी. इन 1000 सीरीज में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को कवर किया है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स से हमें ये फीडबैक भी आया है कि हमारे इसी कंटेंट से एग्जाम में 30 to 40% क्वेश्चंस जो हैं वो एज इट इज़ पूछे गए थे. आप सभी को तो पता होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी के PhD एंट्रेंस एग्जाम में पेपर पैटर्न को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2. पेपर 2 जो होता है ये आपका सब्जेक्ट सेंट्रिक पेपर होता है एंड पेपर 1 कॉमन होता है जो कि रिसर्च मैथडोलॉजी पर ही बेस्ड होता है. यानी कि अगर आप लोग सिर्फ रिसर्च मैथडोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ लेते हो तो भी आप लोगों का PhD प्रोग्राम में एडमिशन बहुत आसानी से हो सकता है. एंड इसके साथ ही ये जो हमारा कंटेंट है ये आप लोगों के इंटरव्यू प्रोसेस में भी आप लोगों की बहुत हेल्प करेगा. इस कंप्लीट कोर्स की फ़ी है सिर्फ 599 एंड इसको ज्वाइन करने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू. तो चलिए शुरू करते हैं. हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, The scope of violating research ethics is considered to be relevant in respect of which of the following stages in research study. जो रिसर्च एथिक्स होती है मैंने आप लोगों को बताया है कि एथिक्स का मतलब होता है नैतिकता. ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जब रिसर्च एथिक्स की हम लोग उल्लंघना करते हैं, उसको वॉयलेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या क्या इससे चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन में. आप लोग सिर्फ ये बात याद रखिए कि रिसर्च की जो नैतिकताएं होती हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनका अगर हम लोग उल्लंघन करते हैं तो यहाँ पे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे उसके स्टेजेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं. पहला ऑप्शन है फॉर्मुलेटिंग रिसर्च हाइपोथेसिस एंड सेटिंग अप अ नल हाइपोथेसिस फॉर टेस्टिंग इट. यानी कि एक हाइपोथेसिस को, एक अनुमान वाली स्टेटमेंट को हम पहले फॉर्मुलेट करेंगे एंड एक नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे सेटअप करेंगे. ठीक है, एंड देन हम क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे. नेक्स्ट ऑप्शन बोलता है डिफाइनिंग एंड डेलिमिटिंग द स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडी. ठीक है, रिसर्च में जो भी स्टडी होती है उसको डिफाइन करना एंड उसको डेलिमिट करना, यानी कि उसका अध्ययन करना और उसके दायरे को परिभाषित करना, उसके स्कोप को डेलिमिट करना. ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है. नेक्स्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग रिसर्च डेटा. जो भी हमारा टॉपिक है उस पर जो भी हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको समझना एंड उसको इंटरप्रेट करना. ठीक है, उसका विश्लेषण करना एंड उसकी व्याख्या करना. नेक्स्ट है इन डिफाइनिंग अ रिसर्च पॉपुलेशन एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग. रिसर्च पॉपुलेशन क्या होता है, सैम्पलिंग क्या होता है, ये चीज़ें हमने एक सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस की है. उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट है रिपोर्टिंग द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड यूजिंग द सेम एज अ बेसिस फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ठीक है, जो भी हमारी फाइंडिंग्स है उनको यहाँ पे रिपोर्ट करना. ठीक है, एंड पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. इसका राइट आंसर अगर हम लोग देखेंगे तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4, दैट इज D एंड E इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उसके वायलेशन का स्कोप हमें बताती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेगरिज्म इन रिसर्च.
बेसिक क्वेश्चन है कि रिसर्च में जो प्लेगरिज्म होता है उसका क्या मतलब होता है। क्रिएटिव यूज ऑफ प्रीवियस डेटा, यानी कि जो किसी का पुराना डेटा है, किसी ने पहले कुछ चीज़ को फाइंड आउट किया है, किसी चीज़ का, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है, उसका क्रिएटिवली यूज करना। दूसरा है कॉपिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कॉपी करते हैं एंड उसका यूज करते हैं अपनी थीसिस में। तीसरा है कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर, यानी कि किसी का उद्धृत करना एंड उसका हवाला देना। ठीक है, यानी कि किसी की अगर हम रिसर्च यूज करते हैं, उनके फाइंडिंग्स को यूज करते हैं, तो उनका नाम वहां पे मेंशन करना एंड उनको प्रॉपर बताना कि कौन सी बुक से हमने ये चीज यूज की है। नेक्स्ट है रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विद न्यू ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने प्रीवियस डेटा का यूज तो किया, ठीक है, उसको रेफर तो किया एंड उसी को यूज करते हुए एक नया ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट किया। तो यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। प्लेगरिज्म का मीनिंग होता है किसी की एसेंशियल इंफॉर्मेशन को कॉपी करना एंड एज इट इज उसको यूज करना, ठीक है, जो कि रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। रिसर्च एथिक्स में हमें बताया जाता है कि प्लेगरिज्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, किसी के डेटा को हमें कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। एंड अगर कभी हमें कॉपी करना भी पड़ जाए एज इट इज डेटा, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके नेम को वहाँ पे मेंशन करना चाहिए कि हम इस पर्सन के डेटा को यूज़ कर रहे हैं एंड ये उसका रेफरेंस है, ये उस पर्सन का नाम है, उनको वहाँ पे इस फाइंडिंग के लिए क्रेडिट देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज कंसिडरेबल स्कोप फॉर वेरिएशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। अगेन यहाँ पे रिसर्च एथिक्स के उल्लंघन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सो ऑप्शंस गिवन है प्रॉपर फॉर्मुलेशन, data interpretation, hypothesis making, reporting of research result and using research tools prepared by others। ठीक है, सो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम करते हैं तो हम रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि किसी के टूल्स का, किसी के डॉक्यूमेंट्स का अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो वो रिसर्च एथिक्स का उल्लंघन करना होता है। सो एक तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें सो इन दो ऑप्शंस की हेल्प से ही हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन नंबर ई एंड डी जो है इन दोनों में ही है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि रीजन से पहले अगर आप लोग बिकॉज स्टेटमेंट रख लेते हो तो आप लोगों को बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कारण बताता है। तो स्टेटमेंट बोलती है असर्शन कि रिसर्च एथिक्स एंड इट्स ऑब्जर्वेंस आर नेसेसरी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रिसर्च, यानी कि जो रिसर्च के एथिक्स होते हैं एंड उसकी जो ऑब्जर्वेंस होती है वो बहुत ज़रूरी होते हैं किसी की क्रेडिबिलिटी के इंटरेस्ट एंड उसकी रिसर्च की क्वालिटी के लिए। ठीक है, क्योंकि रीजन बताया गया है द पॉलिसी मेकिंग बॉडीज हैव टू बी अकाउंटेबल फॉर परसुइंग रिसर्च विद एन आई ऑन प्रमोटिंग एक्सेलेंस, क्योंकि जो भी पॉलिसी मेकिंग बॉडीज होती हैं उनको जो है हर एक चीज़ पे ध्यान रखना होता है, रिसर्च करते लोगों पर भी उनको भी ध्यान में रखना होता है एंड उसके साथ ही एक्सीलेंस को भी प्रमोट करने पे उनका ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, यानी कि असर्शन और रीजन ये दोनों ही जो है वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी बोला गया है कि रीजन जो है वो इस स्टेटमेंट का, इस असर्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन है, एग्जैक्ट इसका रीजन ये बताता है। ठीक है, सो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट सपोर्ट प्रैक्टिस ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। सो यहाँ पे नॉट पूछा गया है। पहला है रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफिकेशन, revealing information of participant only with written consent, disclosing the data subset and restricting access to data instruments where the participant is identified। ठीक है, सो जो भी पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं एक्सेस को। ठीक है, जितनी भी पार्टिसिपेंट की इंफॉर्मेशन होती है, उनका रिटन कॉन्सेंट होता है, उसको हम रिवील कर देते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को रिवील कर देते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजिंग द डेटा सबसेट, ठीक है, उनका खुलासा कर देना, उनको सबके लिए ओपन कर देना, या फिर रिस्ट्रिक्ट कर देना एक्सेस को टू डेटा इंस्ट्रूमेंट जहां पे भी पार्टिसिपेशन आइडेंटिफाई हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डिस्क्लोजिंग द डेटा सबसेट जो है वो रिसर्च एथिक्स को सपोर्ट, उसके प्रैक्टिसेस को सपोर्ट नहीं करता है।
ठीक है। सो ये थे रिसर्च एथिक्स के 5 क्वेश्चंस, जिसमें जनरली हम लोगों ने रिसर्च एथिक्स की वायलेशन पर ही डिस्कशन की है कि रिसर्च एथिक्स की उल्लंघना हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जो कि क्राइम भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। सो हमारा आज का एक्सरसाइज क्वेश्चन है, विथ यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड। किसी की रिसर्च को कॉपी करना, उसका यूज करना, उनकी कलेक्ट की गई इंफॉर्मेशन को यूज करना क्या कहलाता है? कॉपीराइट, प्लेगरिज्म, पब्लिकेशन या फिर पेटेंट। तो ये इजी क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोगों को आता है। ठीक है। एंड मैं गारंटी देती हूँ, मुझे पता है कि आप लोगों को इसका आंसर आता है, एंड आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन में, इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, या फिर इसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो रिसर्च एथिक्स में या रिसर्च मेथडोलॉजी में आप लोग चाहते हो कि हम उस टॉपिक को कवर करें, तो वो भी आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। हम डेफिनेटली उस पर वीडियो लेकर आएंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।